हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। और आप देख रहे हैं इकोलॉजी इन इन्वायरमेंट की क्लासेस। टॉपिक चल रहा है बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी का आज चौथा भाग है, फोर्थ पार्ट है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा बात कर लेंगे पिछले क्लास में क्या कुछ हुआ था उस पर चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं पिछले क्लास में हमने लाल सूची या रेड लिस्ट की बातें की थी। रेड डेटा बुक छापा जाता है IUCN द्वारा, ठीक है, और उसी के संबंध में पिछले क्लास में बातें हुई थी। तो लाल सूची में प्रजातियों को 9 भागों में बांटा गया था, और मैंने कहा था कि लाल सूची क्या है, रेड डेटा बुक क्या है। तो रेड डेटा बुक विलुप्त होती हुई प्रजाति, ठीक है, जो संकटग्रस्त प्रजाति है, ऐसे प्रजातियों के आधार पर लाल सूची जो है क्या होता है, प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? IUCN द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। ये 9 भाग थे, 9 वर्गों में इसको विभाजित किया गया था, जो आप देख सकते हैं। एक फर्स्ट क्या कहलाता था? विलुप्त होती प्रजातियां, ठीक है, विलुप्त होती प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां। फिर वन से विलुप्त प्रजाति, अति संकटग्रस्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, संवेदनशील प्रजाति, संकटापन्न प्रजाति या खतरे के नजदीक प्रजाति, संकट मुक्त प्रजाति या न्यूनतम ध्यान देने वाले प्रजाति, आंकड़े अपर्याप्त वाले प्रजाति, आंकड़े उपलब्ध नहीं ऐसे प्रजाति, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं 9 वर्गों में, 9 भागों में इसको क्या किया गया था, विभाजित किया गया था, ठीक है। चलिए तो हमने क्या क्या देखे भाई? विलुप्त प्रजाति, जैसे कहने का मतलब है जीव जंतु के ऐसे प्रजाति जो अपने वास स्थान में लगभग 50 वर्षों से लगातार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ऐसे जीवों को हम किस कैटेगरी में रखे थे? विलुप्त प्रजाति के कैटेगरी में रखे थे। एग्जाम्पल से आप देखेंगे तो डायनासोर है, लाल पांडा है, लाल तोता है, डोडो पक्षी है, तस्मानी भेड़िया, अंटार्कटिक भेड़िया आदि किसके अंतर्गत रखे गए हैं? विलुप्त प्रजाति के अंदर, जो लगातार अपने वास स्थान से 50 वर्षों में दिखाई नहीं दिए हैं। फिर हमने देखे थे वन से विलुप्त प्रजाति। वन से विलुप्त प्रजाति ऐसे प्रजाति जिसमें वन में या जंगल में तो वो जीव, वो जंतु पाए नहीं जाते, लेकिन कहीं ना कहीं उसको चिड़ियाघर में लाके संरक्षित प्रदान की जा रही है। ऐसे जीव जंतु को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? वन से विलुप्त प्रजाति की कैटेगरी में रखते हैं। फिर हमने देखे अति संकटग्रस्त प्रजाति, ऐसे प्रजातियां जिनकी जो है पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई हैं, लेकिन विलुप्त होने के कगार में है, विलुप्त होने के जो है कगार में रखी हुई है। ऐसे प्रजाति को हमने क्या कहा था? अति संकटग्रस्त प्रजाति। जैसे कि गीध है, काला हिरन है, चीता है, घड़ियाल आदि किसके अंतर्गत रखे गए हैं? अति संकटग्रस्त प्रजाति के लिस्ट में रखे गए हैं। रेड लिस्ट के कौन से लिस्ट में? अति संकटग्रस्त प्रजाति के लिस्ट में। और मैंने कहा था कि अति संकटग्रस्त प्रजाति के लिस्ट को हम किस पृष्ठ पे छापते हैं? गुलाबी पृष्ठ में। और मैंने बताया था गुलाबी पृष्ठ होता है, एक हरे पृष्ठ होता है। तो गुलाबी पृष्ठ में अति संकटग्रस्त प्रजाति को रखा गया है, और क्या आधार मान के रखा गया है इस जीव को? कि यदि अगर वो जीव पिछले 10 वर्षों से उस प्रजाति की, उस जीव की प्रजाति की पिछले 10 वर्षों से 90% जीव समाप्त हो चुके हैं, मर चुके हैं, ऐसे जीव को किस कैटेगरी में रखते हैं? अति संकटग्रस्त प्रजाति का आधार मान के रखते हैं। या फिर अगर ये पैमाना फिट नहीं होता तो उस प्रजाति के वयस्क जीव की संख्या यदि 50% तक बची हुई हो, कहने का मतलब 50% तक खत्म हो चुकी है, 50% तक बची हुई है, ठीक है। कौन सा? वयस्क जीव। वयस्क जीव का मतलब मैंने बताया था कि ऐसे जीव जो क्या कर सकते हैं? निषेचन कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जीव को हम कहते हैं वयस्क जीव। या फिर उसके विलुप्त होने का खतरा अत्यधिक बहुत ज़्यादा है, तो उसको इस कैटेगरी में होते हैं।
ठीक है। तो इनमें से कोई भी पैमाना अगर फिट होता है, कोई भी आधार, कोई एक आधार अगर फिट होता है तो उसको हम अति संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि मैंने कहा पिछले क्लास में। फिर देखें तो संकटग्रस्त प्रजाति हमने देखी, तो ऐसी प्रजातियां जिनकी जीवों का अस्तित्व संकट में है एवं भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सुनहरा लंगूर, ठीक है, ये क्या है, सुनहरा लंगूर एक ही है भाई, सुनहरा लंगूर, नीलगिरी तथा एशियाई शेर आदि किसके अंतर्गत रखे गए हैं, संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत है। और इसका आधार क्या माना है कि यदि वो पिछले वर्षों से उनकी 10% से अधिक जीव समाप्त हो चुकी है, ठीक है, 10 वर्षों से 70% जीव क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, तो उसको हम क्या करते हैं, अति जो संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत रख सकते हैं। या फिर उस प्रजाति के वयस्क जीव की संख्या लगभग 250 बची हो, ठीक है, या फिर उस विलुप्त होने का खतरा अधिक देखने को मिलेगा। संवेदनशील प्रजाति है एक, और संवेदनशील प्रजाति के अंदर हमने क्या कहा था कि ऐसी प्रजातियां जिनकी जीव बाहरी नुकसान पहुंचाने वाले कारकों के कारण भविष्य में संकटग्रस्त हो सकते हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से संकटग्रस्त नहीं हो, लेकिन संवेदनशील है, ठीक है, संवेदनशील है, और अगर उस पर बाहरी नुकसान करते हैं, चाहे शिकार से, चाहे बाढ़ से, भूकंप से, या दुनिया भर के कुछ भी ऐसे बाहरी कारण, चाहे प्राकृतिक कारण हो या मानव जनित कारण हो, उस कारणों से अगर उन जीव को खतरा पहुंचता है, ठीक है, तो भविष्य में संकटग्रस्त हो सकते हैं। तो ऐसे जीव को संवेदनशील प्रजाति के तहत रखे गए हैं। और इसका आधार क्या माना है कि पिछले 10 वर्षों से उस जीव की 50% या उससे अधिक जीव समाप्त हो गए हों। सेकंड क्या रखा कि वयस्क जीव की आबादी 10,000 बची हुई हो, या कहीं ना कहीं विलुप्त होने का खतरा इन पर मंडरा रहा है, तो ऐसे को हम क्या करते हैं, संवेदनशील प्रजाति के तहत रखते हैं, ठीक है। बारिश स्टार्ट हो गया भाई, लाइट भी ऑफ हो गया है, एकदम सुबह का मौसम है, ठीक है, और क्या कहें, अप्रैल मई के महीने में पानी गिर रहे हैं, तो फिर गर्मी के मौसम में ऐसा अब जो है पानी गिर रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है, मज़ा लो फिर पानी का, बरसात का, और पढ़ते रहिए, हमारा YouTube चैनल देखते रहिए CG कंप्यूटर्स, ठीक है। तो देखता हूँ कि यदि ये लाइट आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम से ये लाइट ऑफ है, ठीक है, बीच में आ गया था और चार्ज मैं लगा दिया था, लेकिन चार्ज फिर से नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से, लगता है, क्योंकि ये मौसम ख़राब हो चुका है और बरसात हो ही रहा है भाई, 2 दिन से लगातार बारिश हो रहा है। चलिए, आपको सुनाई दे रहा होगा आवाज़ें बारिश का। चलिए, तो संकट मुक्त प्रजाति, हाँ, एक और देखे थे हमने, संकटापन्न प्रजाति, ठीक है, संकटापन्न प्रजाति या खतरे के नज़दीक प्रजाति। तो ऐसी प्रजाति जिनके जीव तेजी से कम हो रहे हैं एवं खतरे के निकट हैं, उसको क्या कहते हैं, संकटापन्न प्रजाति का अंदर रखा गया है। सुनहरा लंगूर है, समुद्री गाय, तेंदुआ आदि है। संकट मुक्त प्रजाति, तो ऐसी प्रजाति है जिनके जीव, ठीक है, एक विस्तृत क्षेत्र में तो पाई जाती है जो संकट मुक्त एवं तो है, लेकिन भविष्य में उन पर भी खतरा मंडरा सकता है, तो ऐसे जीव को हम संकट मुक्त प्रजाति के तहत रखे गए। जैसे चिंकारा है, नील गाय है, जंगली सुअर है, ये आदि किसके तहत रखे गए हैं, संकटग्रस्त प्रजाति के, संकट मुक्त प्रजाति के अंतर्गत रखे गए हैं। फिर आंकड़े अपर्याप्त प्रजाति, ऐसी प्रजातियां जो मानव को भी ज्ञात नहीं है, ठीक है, और 90 नंबर में ऐसी प्रजातियां जिन्हें संरक्षण की आकलन के लिए आयुसेन द्वारा क्या किया गया है, ठीक है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, आंकड़े नहीं दिए गए हैं, इसको हम किस कैटेगरी में रखें, आंकड़े अपर्याप्त, ठीक है, उपलब्ध नहीं प्रजाति। चलिए, फिर पिछले क्लास में हमने क्या देखे, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण परियोजना, नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगर देखिए तो उसका उद्देश्य क्या था कि वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करना था। इनका उद्देश्य क्या था भाई, वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करना था। 1983 में जो है राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम स्टार्ट किया था, लेकिन किसके तहत,
कि 1972 में ही परियोजना वन जीव अधिनियम लागू कर चुके थे, जिसके अंतर्गत जीवों के संरक्षण प्रदान करना था, और उसके तहत 1983 में राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, और इन सभी का उद्देश्य ये था कि वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करना है। और कुछ परियोजना हमने जो पिछले क्लास में लिस्ट मैंने बताया था कुछ परियोजना के बारे में, जैसे बाघ परियोजना है, हाथी परियोजना है, हुगल परियोजना है, गिद्ध परियोजना, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण परियोजना, हिम तेंदुआ परियोजना, समुद्री कछुआ परियोजना, मगरमच्छ परियोजना, गेंडा परियोजना, गिर सिंह परियोजना आदि परियोजना। और इन्हीं सभी परियोजनाओं को आज हम थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, इनकी क्या खासियत है, कहाँ स्टार्ट हुआ, वगैरह वगैरह, इन सभी बातों पर हम जो है चर्चा करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं। ठीक है, चलिए तो यही हम देखेंगे आज की क्लास में। आज 4th क्लास है, बायोडायवर्सिटी का 4था क्लास है, इस मुद्दे पर आज बातें करेंगे। चलिए अब देखिए जो परियोजना है, हम इस परियोजना की को एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाघ परियोजना। क्या है बाघ परियोजना? तो सबसे पहले हम देखेंगे आज की क्लास में यार बाघ परियोजना। ठीक है, चलिए बाघ परियोजना, देखिए इस परियोजना का हम पहले बात करेंगे उद्देश्य क्या है। जिस भी कोई भी परियोजना अगर स्टार्ट होती है, चाहे कोई भी परियोजना हो, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई ना कोई लक्ष्य होगा जिसको फुलफिल करना चाहेंगे, तभी तो वो परियोजना जो है लाई गई है। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिंपल सी है कि बाघ के, ठीक है, बाघ के जो संख्या में जो कमी आ रही है उस संख्या को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि बाघों की संख्या बढ़ाने एवं उन्हें संरक्षित करने आवास प्रदान करने, प्रजनन क्षेत्र उपलब्ध कराना, ठीक है, आदि इस परियोजना का उद्देश्य है कि बाघों को संख्या को हमें बढ़ाना है। बाघ की संख्या में जो लगातार कमी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या करना है, उसको बढ़ाना है और उसको संरक्षित करना है, उसको आवास दिलाना है। ठीक है, जैसे आपको आवास दिए जाते हैं ना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको आवास दिलाया जाता है कि भाई घर रहने का घर आपको दिलाया जाता है, उसी प्रकार इनके लिए भी क्या है, आवास दिलाना, प्रजनन क्षेत्र के लिए वो जो है जगह उपलब्ध कराना। ये क्या है, बाघ परियोजना का क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, चलिए इसी के लिए एक क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बाघ संरक्षण सम्मेलन। क्या हुआ था, बाघ संरक्षण
संरक्षण सम्मेलन। बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे भाई, ठीक है, गर्जना बहुत ही अधिक है। मैं तो क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ। चलिए, ये बाघ संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, रूस में हुआ था, ठीक है। और ये किस समय की बात है? ये है 2010 की बात है। कब की बात है? 2010 की, ठीक है। तो 2010 में, ठीक है, 2010 में ये सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्देश्य, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि वो 2010 से लेकर 2022 तक, ठीक है, 2010 से लेकर 2022 तक क्या करना है? बाघों की संख्या को दोगुनी करना है। क्या करना है? बाघों की संख्या को क्या करना है? दोगुनी करना है, करना था। लेकिन ये बीच में ही कहने का मतलब, और 2018 में ही, 2018 में ही, ठीक है, ये उद्देश्य को क्या किया गया? ये लक्ष्य को पा लिया गया है। किसको? लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। 2018 में ही लक्ष्य को क्या किया गया है? प्राप्त कर लिया है। लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। कि भाई इस सम्मेलन जो रूस में हुआ था 2010 में, और कहा गया था कि उसका उद्देश्य क्या था कि 2010 से लेकर 2022 तक बाघों की संख्या को हम क्या करना है? दोगुनी करना है। और ये 2018 में अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है, ठीक है। चलिए, देखिए, ये सम्मेलन हुआ था 2010 29 जुलाई को। ये सम्मेलन हुआ था 29 जुलाई 2010 को, 29 जुलाई 2010 को, कि बाघों की इस जनसंख्या को हमें क्या करना है? दोगुनी करना है। और इसी कारण से जो डेट है, आप याद रखिए, 29 जुलाई जो डेट है, इस दिन क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है भाई? इस सम्मेलन रखे जाने के कारण, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, कि इस दिन सम्मेलन हुआ था, और इस दिन ये कहा गया था कि 2010 से 2022 तक क्या करेंगे? हम बाघों की संख्या को दोगुनी करेंगे, जो 2018 तक प्राप्त कर लिया गया है। और ये 29 जुलाई को ये सम्मेलन हुआ था, जिसके कारण से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ एक डेट आपको याद और रखनी है, 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, ठीक है, संख्या कितनी रह गई थी? 9 रह गई थी, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, अभी तो बहुत सारे हैं, टाइगर की संख्या, ठीक है, कितनी थी? 9 थी। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर की संख्या कितनी थी? 9 थी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए, कुछ और बातें करते हैं। एक बोल सकते हैं संस्था है जिसको हम कहते हैं NTCA, ठीक है, या जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन
कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। और इस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के तहत देखने को मिलेगा कि ये क्या करता है, एक ऐसी संस्था जो क्या क्या कार्य करता है, इसके अगर कार्य पर बात करें, ठीक है, तो ये बाघों की जनगणना कराता है, बाघों की क्या करता है, जनगणना। हमारे जो है अब भाई अगर देखा जाए तो भारत में भी जनगणना होता है, ठीक है, हर 10 वर्षों में जनगणना होता है, ठीक है, भारत में जनगणना होता है, हर 10 वर्ष में जनगणना होता है। तो उसी प्रकार बाघों की जनगणना करते हैं। लेकिन बाघों की, मनुष्यों की जनगणना तो चलिए उसके जो है डिटेल से करते हैं, जैसे ठीक है, जैसे पिछले में उनका क्या है, कितने बाल बच्चे हैं, कहाँ पर रहते हैं, आधार नंबर वगैरह वगैरह से वो क्या करते हैं, जनगणना की जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाघों की जनगणना कैसे होगी, ठीक है, बाघों की जनगणना कैसे होगी, ये पहला कार्य है। अगर देखें तो बाघों की जनगणना का आधार क्या है, इसका आधार, अरे कोई ना कोई तो आधार होगा, हमारे पास आधार कार्ड है, उनके पास क्या आधार है, ठीक है, कि हम बाघों की संख्या को गिन सकते हैं कि यहाँ पर इतना इतना बाघ होगा। तो वहाँ के जो स्थान है जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं, वहाँ पर कैमरे से निगरानी करना, सैटेलाइट से निगरानी करना, सैटेलाइट कैमरे से निगरानी करना, सैटेलाइट से निगरानी करना, डीएनए संश्लेषण, ठीक है, डीएनए विश्लेषण करना, फिर साथ ही साथ पंजों के निशान देखना, पंजों के निशान से, ये सारे क्या है, आधार है जिसके तहत बाघों की क्या की जाती है, जनगणना की जाती है, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या करता है, बाघों की जनगणना करता है, कैमरे लगाकर, वहाँ सैटेलाइट लगाकर, डीएनए विश्लेषण कर कर, पंजों की निगरानी करके, पंजों के निशान को देख के, ठीक है, कि कितने जो है टाइगर या कितने जो है बाघ बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है देखने को मिलता है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट टाइगर घोषित करना, किसी स्थान को प्रोजेक्ट टाइगर घोषित करना, क्या करना, प्रोजेक्ट टाइगर, किसी स्थान को प्रोजेक्ट टाइगर क्या करना, घोषित करना, घोषित करना। हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, मैं बता चुका हूँ, छत्तीसगढ़ मेरा पोर्शन जाके देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के पोर्शन में बता चुका हूँ कि प्रोजेक्ट टाइगर कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कहने का मतलब टाइगर का वही विकास करना, संवर्धन करना, संरक्षण करना, ठीक है, ये क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को जो है संरक्षित करना, ठीक है। उसके लिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, अन्य स्थानों पर प्रोजेक्ट टाइगर लाए गए हैं, ठीक है। तो ये इनके कार्य हैं। एक और जो है संस्था है, बोल सकते हैं मॉनिटरिंग करने वाले जो है सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं एम स्टेरिस, स्टेपस, जिसको होते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर, इसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर। ये टाइगर की क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है। कैसे मॉनिटरिंग करता है भाई, किस टाइप की मॉनिटरिंग करता है, बाघों का निरीक्षण करेगा। अगर इसके कार्य की हम बातें करें, इसके कार्यों की बात करें तो कार्य क्या करता है, बाघों का निरीक्षण करता है, निरीक्षण करेगा, संरक्षण करेगा, ठीक है, विकास करेगा, संवर्धन करेगा, आदि आदि क्या है इनका कहना है। एम स्ट्रिपस, ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर। तो दो यहां पर देख सकते हैं, मैंने कहा एक एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो इसका कार्य क्या है, एक तो बाघों की जनगणना करता है, पहली कार्य इनकी क्या है, बाघों की जनगणना,
ठीक है। और जनगणना किस आधार पर? कैमरे लगाकर, सैटेलाइट लगाकर, डीएनए विश्लेषण करके, पंजों के निशान देखकर बाघों की जनगणना करता है। और साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट टाइगर घोषित करता है, ठीक है, कि किस क्षेत्र को हमें प्रोजेक्ट टाइगर घोषित करना है, ठीक है, वो करता है। फिर एक और आते हैं एम स्ट्रिप्स, जो मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर कहलाता है। उनका कार्य क्या है कि बाघों का निरीक्षण करना है, संरक्षण करना है, संवर्धन करना, विकास करना आदि कार्य इसके तहत देखे गए हैं। तो क्लियर है बातें, आपको क्लियर है भाई कि बाघों का किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, संरक्षण किस प्रकार से प्रदान है, तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हो गया बाघ। बाघ के बाद हम देखेंगे हाथी परियोजना। हाथी परियोजना, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट। चलिए हाथी परियोजना या प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसकी बात करें, ये शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत या इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो स्टार्ट किया गया था फरवरी 1972 को, ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या था, इस परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो सभी का उद्देश्य यही है, ठीक है, सभी का लगभग उद्देश्य यही है भाई कि जो भी जीव है उसकी वृद्धि कराना, ठीक है। इसकी उद्देश्य क्या है इसका कि हाथियों की अधिक जनसंख्या वाले या संख्या वाले सॉरी हाथियों की अधिक, अरे यार, संख्या वाले राज्यों, ठीक है, राज्यों में क्या करना है, उनके वास स्थान में, उनके वास स्थान में, ठीक है, संरक्षण प्रदान करना, संरक्षण, संवर्धन एवं, ठीक है, विकास करना। देखिए जैसे कि मैंने कहा, जितने भी हैं जो भी जीव है, बस उनका उद्देश्य वही है, उनकी संख्या को बढ़ोतरी करना, उनका संरक्षण प्रदान करना। तो उद्देश्य लगभग सबका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, लगभग एक ही रहेगा। चलिए सॉरी, यहाँ पर देखिए दो चीज है यहाँ पर हम बात करें यदि कि हाथियों, अब देख संरक्षण संवर्धन क्यों प्राप्त कर रहा कि हाथियों की संख्या में कमी, संख्या में क्या है, कमी। तो हाथियों की संख्या में, ठीक है, कमी क्यों आ रही है, ठीक है, इसका अगर कारण क्या है, हाथियों की संख्या में कमी है, कमी हो रहा है, तो इसका कारण क्या है? कारण एक तो पहला कारण ये है कि आप जानते हैं एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है, क्या हो जाना, एक्सीडेंट। और दूसरा करना है कि ये शिकार हो जाना, ठीक है, शिकारी क्या है, कभी ये शिकार कर देते हैं। आप केरल में एक न्यूज़ सुने होंगे, हाथी को पीट पीट के मार डाला था, बहुत पहले का न्यूज़ है, 1.5-2 साल पहले का न्यूज़ है, ठीक है। तो एक्सीडेंट कहीं हो जाना, अगर रोड में निकल रहे हैं तो फिर बड़े ट्रक द्वारा या जो किसी द्वारा क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, शिकार हो जाना, ये इनकी कमी के कारण है। लगातार क्या हो रही है
कमी आ रही है। चलिए, एक चीज याद रखिए, यहां पर एक है माइक, ठीक है, क्या है माइक। माइक का फुल फॉर्म क्या है भाई, इसको हम क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ illegal killing of एलिमेंट, ठीक है, एलिफेंट, ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। कहने का मतलब है उस चीज को देखभाल करना, ठीक है, उस चीज को आप नाम से स्पष्ट समझ रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। तो एलिफेंट को, ठीक है, मारने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या बनाया गया है, ये जो है, ठीक है, रोकने के लिए बोल सकते हैं, इसका माइक का वो किया गया है, ठीक है, शुरुआत किया गया है, एक संस्था के रूप में इसको शुरुआत किया गया है, जिसके अंतर्गत, ठीक है, क्या किया गया है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि हाथियों की संरक्षण हेतु शिकार को रोकना है। किसको रोकना है, शिकार को रोकना है, कि शिकार करना रोकना है, हाथियों के संरक्षण के लिए जो है शिकार को रोकना है। जैसे कि मैंने कहा संख्याओं में कमी कैसे आ रही है, हाथियों की जो है संख्याओं में कैसे कमी आ रही है, तो संख्या में कमी एक्सीडेंट के कारण शिकार को, तो एक्सीडेंट को तो हम रोक नहीं सकते, ठीक है, कि कब क्या हो जाए वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन वो किस पर डिपेंड है, मनुष्य पर डिपेंड है। जब मनुष्य जो है, ठीक है, वहाँ के जो बोल सकते हैं ट्रक ड्राइवर है या किसी चीज़ों पर डिपेंड है, ये हाथी पर तो नहीं है, तो वो तो जानवर है, वे कहीं भी कहीं चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम किसको रोक सकते हैं, शिकार को रोक सकते हैं। उसके लिए नियम बनाया गया है, तो उसके लिए क्या बनाया गया है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। तो एलिफेंट की, हाथी की शिकार को रोकने के लिए नियम बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक कहते हैं, ठीक है। चलिए, एक चीज और क्या जानिए, 2010 में क्या किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया, किसको, हाथी को, ठीक है, 2010 में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर, ठीक है, धरोहर पशु, या जिसे नेशनल हेरिटेज एलिमेंट क्या कहते हैं, नेशनल हेरिटेज एनिमल, ठीक है, एनिमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल, या जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय धरोहर पशु, ठीक है, क्या किया गया, घोषित किया गया, क्या किया गया, घोषणा की या घोषित किया गया, घोषित किया गया, ठीक है, किया गया। 2010 में मैंने क्या कहा, हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु या जिसको कहते हैं नेशनल हेरिटेज एनिमल जो है घोषित किया गया है, ये भी आप याद रखिए। फिर 2011 में ही दूसरे साल एक प्रोग्राम लाया गया था, ठीक है, क्या किया गया था, जागरूकता प्रोग्राम अनाउंसमेंट किया गया था, और उसको क्या कहा था, ठीक है, जागरूकता अभियान, ठीक है, जागरूकता अभियान लाया गया था, और जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया था, और इसके तहत एक वर्ड दिया गया था, आप जानते हैं, हाथी मेरे साथी, ठीक है, हाथी मेरे साथी। आप इसका ये आप देखे होंगे, ये फिल्म में भी बना है इस पर, हाथी मेरे साथी, शायद राजेश खन्ना का ये मूवी है हाथी मेरे साथी। तो हाथियों से आप क्या है, आपकी साथी है, आपको उससे प्रेम होनी चाहिए, जानवरों से तो प्रेम होनी चाहिए, ठीक है,
उसका संरक्षण होना चाहिए, संवर्धन होनी चाहिए। तो जागरूकता अभियान लोगों तक बात पहुंचाने के लिए, ठीक है, हर वो जवान तक, हर वो लोगों तक बात पहुंचाने के लिए 2011 में एक अभियान लाया गया जिसको हम कहते हैं जागरूकता अभियान के तहत हाथी मेरे साथी का शुभारंभ किया गया। हाथी मेरे साथी का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। ठीक है, और इसके तहत ये कहा गया कि भाई साहब हाथी वाथी को मारना, ठीक है, ठीक नहीं है, वो हमारे साथी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जागरूकता अभियान। चलिए, तो ये हम देख सकते हैं। चलिए, तो ये दो चीज हो गए। अब तीसरा हम देखेंगे। तीसरा है हुंगल परियोजना। ठीक है, ये दो चीज हो गए आपका। ठीक है, और थर्ड हम देखेंगे तीसरे नंबर पर, ये दूसरा हो गया हाथी मेरे साथी, हाथी हो गए, और थर्ड है हुंगल परियोजना। हुंगल या हुंगुल जो भी है, हुंगुल परियोजना। चलिए, देखिए, ये अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हुंगल क्या होता है। ठीक है, नाम तो आपने जो है हुंगल, हाथी को तो हाथी बोलते हैं, समझ गए, बाघ को बाघ ही बोलते हैं, समझ गए। बाघ अगर बोल दूं तो आप समझ जाना कि बाघ है, हाथी बोल दूं तो समझ सकते हैं, डॉल्फिन बोल दूं तो समझ सकते हैं। ठीक है, गिद्ध बोल दूं तो समझ सकते हैं, मगरमच्छ बोल दूं तो समझ सकते हैं। लेकिन ये हुंगल क्या है? देखिए, हुंगल एक प्रकार का कश्मीरी, कह सकते हैं कश्मीर के हिरन है। ठीक है, हुंगल एक प्रकार का कश्मीर हिरन है, कश्मीरी हिरन है, जो खासकर कश्मीर में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दाजीरंग जो है राष्ट्रीय उद्यान में ही आपको ये नजर आएगी हुंगल, और यहीं पर देखने को मिलता है। और भारत में, ठीक है, एक ही स्थान है, लगभग बोल सकते हैं कि एक ही स्थान में देखने को मिलता है। और इनका संरक्षण करना, संवर्धन करना जरूरी है, क्योंकि इनकी जो इनकी जो है संख्या में कमी आ रही है। ठीक है, क्योंकि एक ही स्थान में तो मिल रहे हैं। जो बर्फीला इलाका है, जो आपके जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, वहाँ मिलते हैं बस। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार का कश्मीरी हिरन है। तो उसके बारे में, हुंगल के बारे में अगर जानना है तो मैं बता देता हूँ। एक तो पहली बात है इसके बारे में, यह एक प्रकार का क्या है? प्रकार का कश्मीरी हिरन है, कश्मीरी हिरन है। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात है, यह सिर्फ और सिर्फ दाजीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह सिर्फ, ये भारत में बोल सकते हैं, यह भारत में, ठीक है, क्या है? दाजीग्राम, जो जम्मू कश्मीर में दाजीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, ये इसकी दूसरी बातें हो गई। ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? दाजीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और ये जम्मू कश्मीर का, ठीक है, राज्य पशु घोषित किया गया है। ठीक है, और तीसरी इसकी बातें हैं कि यह जम्मू कश्मीर का, ठीक है, राज्य पशु है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कौन है भाई? कौन है? राजकीय पशु वन भैंसा है ना। राजकीय पशु कहाँ है? वन भैंसा है।
ठीक है, और वो खासकर आपको वदंती में के आसपास आपको देखने को मिलता है, राष्ट्रीय जो है अभ्यारण्य वगैरह में। ठीक है, तो उसी प्रकार ये यहाँ के राज पशु है, घोषित किया गया है जम्मू कश्मीर का, और ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के आसपास देखने को मिलता है, दाजीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है। तो हुंगल क्या है, एक प्रकार का कश्मीरी हिरन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई है। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत या स्टार्ट कब से हुआ, स्टार्ट कब से हुआ, तो स्टार्ट हुआ 1970 में। कब स्टार्ट हुआ भाई, ये स्टार्ट हुआ था 1970 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1970 में दो संस्थाओं द्वारा, ठीक है, बोल सकते हैं दो संस्थाओं द्वारा पूरी तरह से मिलजुल कर, ठीक है, यह है मिलजुल कर दो संस्थाओं द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, किसके द्वारा किया गया था, तो एक था आपका आयुसीएन, आयुसीएन, और दूसरा है आपका WWE, नहीं है भाई, एफ। ठीक है, आयुसीएन का फुल फॉर्म आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं, इंटरनेशनल, ठीक है, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। एक और है WWF, ठीक है, वो WWF वाला नहीं है, वो अलग वाला है। ठीक है, मारधार वाला WWF नहीं है, ये बचाने वाला WWF है। कहने का मतलब है वर्ल्ड, इसको मैं अपना जो है वीडियो हटा देता हूँ। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्या है, फंड। इन दोनों ने मिलकर, किन दोनों संस्था ने मिलकर, एक तो आयुसीएन, ये जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, और दूसरा वर्ल्ड WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, ठीक है, हुंगल परियोजना स्टार्ट की थी, और जिसका उद्देश्य क्या था, जाहिर सी बात है इसका उद्देश्य वही है। ठीक है, इनका अगर उद्देश्य क्या था, उद्देश्य शुरुआत तो की 1970 में, लेकिन इसका उद्देश्य यही था भाई साहब, क्या करना है कि हुंगल की संख्या में वृद्धि कर, संख्या में वृद्धि करना, ठीक है, उसका संरक्षण करना, संवर्धन करना, विकास करना। ठीक है, मैंने क्या कहा कि हुंगल की संख्या में वृद्धि करना, संरक्षण करना, संवर्धन करना, विकास करना ही क्या है, इनका उद्देश्य है। किनका उद्देश्य है, ये दोनों भाई साहब का, दोनों संस्था का, किसका, आयुसीएन और किसका, WWF का। और शुरुआत कब हुई थी, 1970 में। तो ये क्या है, हुंगल जो है प्रोजेक्ट या हुंगल परियोजना, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हुंगल प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट हुंगल। ठीक है, लिख सकते हैं हुंगल प्रोजेक्ट या उसको प्रोजेक्ट हुंगल के नाम से जानते हैं, जो भी है। चलिए, तो ये हो गए आपके हुंगल प्रोजेक्ट, तीसरे नंबर की बातें हो गई। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बातें करेंगे किस मुद्दे पर? चौथे मुद्दे पर। हमारे पास चौथा मुद्दा क्या है भाई? चौथा मुद्दा है आपका क्या? गिद्ध परियोजना। ठीक है, हमारे पास चौथा मुद्दा क्या है? परियोजना में चल रहे हैं, एक तो हाथी हो गया, ठीक, बाघ हो गया और फिर हुंगल हो गया। अब बात करेंगे गिद्ध परियोजना। ठीक है, चलिए फोर्थ है गिद्ध परियोजना, या जिससे हम बोलते हैं वेलसर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, गिद्ध परियोजना। ठीक है, चलिए गिद्ध परियोजना। अब देखिए इसका उद्देश्य ही क्या था? उद्देश्य क्या था भाई? बस वही उद्देश्य है, गिद्धों की संख्या में आ रही कमी को बचाना है। ठीक है, ठीक है, गिद्धों की जनसंख्या में आ रही कमी को बचाना, कमी को बचाना। ठीक है, क्या है ये? गिद्ध परियोजना के उद्देश्य है। देखिए IUCN ने क्या किया था, इसे गिद्ध को IUCN ने क्या कहा था? गिद्ध को गहन संकटग्रस्त प्रजाति माना है। ठीक है, IUCN ने गिद्ध को क्या माना है? गिद्ध को गहन संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत है। गहन संकटग्रस्त प्रजाति में रखा है। प्रजाति में क्या है? रखा है। हम पढ़े हैं, ठीक है, क्या है? हम पढ़े हैं संकटग्रस्त प्रजाति, अत्यंत संकटग्रस्त, जिसको बोलते हैं अधिक संकटग्रस्त प्रजाति। ठीक है, तो उसको क्या रखा है? अति संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत रखा है। आप जाके देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया था एक चीज। ठीक है, अति संकटग्रस्त प्रजाति, जैसे आप देख सकते हैं, मैं ओपन करके दिखाई देता हूं। ठीक है, पिछले क्लास में जो हुआ था, पिछले क्लास में, थर्ड क्लास में हमने देखे थे। ठीक है, अति संकटग्रस्त प्रजाति थर्ड नंबर पर। तो अति संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत मैंने क्या कहा था? गिद्ध है, देख सकते हैं, काला हिरन है, चीता है, ठीक है, घड़ियाल है आदि था। और इसी कैटेगरी में इसको रखा गया है। किस कैटेगरी में? अति संकटग्रस्त प्रजाति की कैटेगरी में। अब ये रखा क्यों गया है? ठीक है, क्योंकि इसकी में लगातार कमी आ रही है। अब देखिए कमी का कारण क्या है? ठीक है, इसको इस कारण में क्यों रखा गया है? तो IUCN ने, ठीक है, इसको कब माना अति संकटग्रस्त प्रजाति? ठीक है, गहन संकटग्रस्त प्रजाति में रखा 2000 में। 2000 में, ठीक है, इन्हें 2000 में, ठीक है, मैं इसको यहीं लिख देता हूं, गिद्ध को कब रखा? 2000 में। ठीक है, कब? 2000 में। 2000 में गिद्ध को गहन संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत रखा। और इस गिद्ध के संख्या में कमी, इनकी संख्या में कमी का कारण क्या था? ठीक है, इसकी जो जनसंख्या है, इसकी कमी का कारण क्या था? तो कमी का कारण
कारण क्या था भाई कि जानवरों को दी जाने वाली दर्दनाशक दवाई, जानवरों को दी जाने वाली दर्दनाशक दवाई जैसे कि, ठीक है, आपका डिक्लोफेन, ठीक है, दर्दनाशक दवाई जैसे कि आपका जो डिक्लोफेनेक, यह क्या है, एक दर्दनाशक दवाई है जो जानवरों को दी जाती है, ठीक है, चाहे भैंस हो, गाय हो या जो भी है, ठीक है, जो भी जानवर है उसको दी जाने वाली दर्दनाशक दवाई। तो भाई अब अगर जानवरों को दी जा रही है तो गिद्ध से क्या संबंध है, तो गिद्ध से संबंध है, ठीक है, क्या संबंध है कि देखिए गिद्ध क्या करता है, गिद्ध अपना खान पान, जैसे बाज है, जैसे गिद्ध है, हम देखे थे इसके पहले इसी जो है आपके बायोडायवर्सिटी अभी खैर पढ़ रहे हैं, इसके पहले हम खाद्य जाल पढ़े, खाद्य श्रृंखला पढ़े, ठीक है, वहां पर हमने देखे इकोसिस्टम वगैरह पढ़े, तो वहां पर हम देखें कि जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे मैंने कहा प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, सेकेंडरी उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, आपका तृतीयक उपभोक्ता होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो गिद्ध क्या है, गिद्ध है, बाज है, ये किस कैटेगरी में आता है, ये जो सर्वोच्च उपभोक्ता के कैटेगरी में आता है। सर्वोच्च उपभोक्ता उस उपभोक्ता को कहते हैं, ठीक है, जिसको किसी और जानवर द्वारा खाया नहीं जा सकता। तो ये क्या करते हैं, ये मरे हुए जीव जंतु को, इस मरे हुए जीव जंतु को, जानवरों को नोच नोच के खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। गिद्ध का यही कार्य है ना, गिद्ध अपना आप अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, जो भी घर में बना है उसी को खाते हैं, ठीक है, बाहर कुछ भी ठेला लगे वहाँ खाते हैं, तो वो आपका जीवन यापन है, आपका तरीका है। लेकिन ठीक है, गिद्ध का तरीका क्या है कि जो मर गए हैं, ठीक है, अब देखते हैं आप कहीं भी जाएंगे तो जो मरे हुए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गिद्ध है, बाज है, चील है, जो झूमे रहते हैं, ठीक है, जो जानवर यहाँ पर कहीं पर मर गए हैं, तो वहाँ जानवरों को खाया जाता है। और जानवरों में क्या है, किसको लगाया जाता है, दर्दनाशक दवाई, जैसे कि डिक्लोफेनेस मैंने कहा, ऐसे दर्दनाशक दवाई को लगाया जाता है। और दर्दनाशक दवाई को जब लगाया जाता है तो ये तो उसके लिए तो काफ़ी है, ठीक है, उसके लिए तो ठीक है, जानवरों के लिए ठीक है कि वो दर्द से छुटकारा पाए जाते हैं। लेकिन इसका बुरा असर, बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है, गिद्धों पर पड़ता है, क्योंकि उनके जो है, ठीक है, उनके जो है, जो भी मांस है, मृत होने के बाद जो भी मांस है, ठीक है, उनको नोच नोच के वो खा डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभाव किसको पड़ता है, गिद्धों को पड़ता है। डिक्लोफेन इस प्रकार की दर्दनाशक दवाई है। मनुष्यों को भी अगर देखिए, दर्दनाशक दवाई एक हद तक ठीक है, लेकिन काफ़ी लेना आपके लीवर के लिए भी हानिकारक है। अगर बायोलॉजिकल टर्म्स में देखें तो जितना आप डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि ज़्यादा बहुत थोड़ा बहुत है दर्द है हाथ पैर में या जो भी है, कई लोग क्या करते हैं कि थोड़ा से हाँ सर में दर्द हुआ, थोड़ा से हाथ पैर में दर्द हुआ, पीठ में दर्द हुआ हल्का से, तो दवाई ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये भी सलाह देता हूँ कि यह आप नहीं करना चाहिए, आपके लीवर के लिए बहुत इफेक्ट है, ठीक है। दर्दनाशक दवाई थोड़ी थोड़ी जो है आप दर्द के लिए या थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए दवाई ना लीजिए। अगर आपका जो कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल हो रहा है, 2-3 दिन थोड़ा अपने आप देखिए, अपने आप दर्द जो है ठीक हो जाता है, पीठ का भी दर्द थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है अपने आप, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जब आप भरपूर नींद लेते हैं, खाना अच्छे से खाते हैं, ठीक है, रोज़ जो है आपका दिनचर्या अच्छा रहता है, ठीक है, तो आपका जो है ये दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा से दर्द हुआ जाके ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब ना डाइक्लोफेन आता है ना, एक जो है आपके मनुष्य के लिए भी जो दर्द बहुत चलता था, जो हरी पत्ती होती है, हरी पत्ती रहती है डाइक्लोफेन, ठीक है, जो आपके जो बुजुर्ग लोग ज़्यादा यूज़ करते, तो भी तो वो नदारत हो गया, वो शायद ही बहुत कम मिलता है,
ठीक है, सर दर्द हुआ तो डिस्प्रिन ले लेते हैं, भाई 5 सेकंड में आपका सर दिखा देगा वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा, ठीक है, आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ज़्यादा आप दर्दनाशक दवाई न लिया करें, ठीक है। तो आपको भी सलाह है, सभी को सलाह है, ठीक है, ये तो आपको इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर जानवर में लगाई जाती है तो जानवर को, ठीक है, उसको तो खैर ऐसा वो तो बता भी नहीं सकते, जानवर है, ठीक है। और इनको यदि दर्दनाशक दवाई ले रहे हैं तो फिर गिद्धों को भी क्या पड़ता है, असर पड़ता है। और इसी कारण से, इसी सभी मुद्दों को देखते हुए, इसी कारण से, ठीक है, 2000 में ये पता चला कि ये क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है। 2004 में फटाफट 2004 में फटाफट जो है आयुषी ने जो है दवाई है, जानवरों को दी जाने वाली दर्दनाशक दवाई डिक्लोफेन, ऐसे जो है दर्दनाशक दवाई को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, रोक दिया है कि भविष्य में अब कोई 2004 के बाद ऐसे दर्दनाशक दवाई का यूज़ जानवरों के ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि इस पर, ठीक है, जो दूसरे जानवर इफेक्ट हो रहे हैं ये तो ठीक है, वो तो कुछ टाइम तक हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा जो भी है, लेकिन इससे ज़्यादा गिद्धों को, बाजों की या दुनिया जो भी इस प्रकार के जानवरों को क्या मिल रहा है, उनके शरीर को नुकसान हो रहा है, उनकी जो है संख्याओं में कमी आ रही है। तो ये दूसरे जानवर पर डिपेंड है। याद रखिए, पूरे पर्यावरण में, ठीक है, या आपके इकोसिस्टम में जितने भी हर एक जानवर दूसरे जानवर पर डिपेंड है। कुछ शाकाहारी मांसाहारी पर डिपेंड है, मांसाहारी पर सर्वाहारी डिपेंड है, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। अगर कोई किसी का शिकार करके नहीं खाएगा, कोई किसी को मार के नहीं खाएगा, कोई किसी को नहीं खाएगा, तो याद रखिए यहाँ पर बहुत सारे की जनसंख्या बढ़ जाएगी। हिरन को अगर बाघ शेर नहीं खाता तो हिरन की जनसंख्या बढ़ जाएगी, हिरन की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो पेड़ पौधों की जनसंख्या कमी आ जाएगी, क्योंकि हिरन संख्या बढ़ेगी तो पेड़ पौधे जितने हैं, क्योंकि शाकाहारी है, सभी को खा डालेंगे। अब खा डालेंगे तो परिवर्तन जो है संतुलन नहीं बने रहेगा, असंतुलित हो जाएगा पर्यावरण, ठीक है। तो पर्यावरण संतुलन करने के लिए ये सृष्टि जो है, ठीक है, ये पर्यावरण जो है अपने आप को ये बोलता है कि एक जानवर दूसरे पर डिपेंड है, खाना जरूरी है, ठीक है। एक बड़ा जानवर, बोलते हैं ना कि एक बड़ा मछली छोटे मछली को खा डालता है, ठीक है, ये कहावत सुने होंगे, उसी प्रकार, ठीक है। तो बड़े जानवर छोटे जानवर को खा जाता है और खाना जरूरी है, वही उनका भोजन है और नेचर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा, इसी कारण से, यही सब कारण से, ठीक है, 2004 में क्या किया गया, इसको बैन कर दिया, इसको रोक दिया, रोक लगाई। किसको रोक लगाई? डिक्लोफेन नामक जैसे दर्दनाशक दवाई को, ठीक है, मनुष्यों को, ठीक है, लगाने के लिए, ठीक है, रोक लगा दी गई कि भाई साहब अब भविष्य में 2004 के बाद ये ऐसी कोई चीज़ें नहीं होगी, नहीं लगनी चाहिए। किसको? ठीक है, किसको? जानवरों को डिक्लोफेन नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। और ये 2000 में जब पता चला कि गिद्ध की संख्या में लगातार कमी आ रही है, तो ऐसी जो है निर्णय लेना पड़ा। चलिए, कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि गिद्धों की संख्या की वृद्धि के लिए कुछ कुछ स्थानों में गिद्ध परियोजना लाया गया है, ठीक है। गिद्ध परियोजना, ठीक है, गिद्ध परियोजना लाया गया है, ठीक है। कहाँ कहाँ? एक तो गिद्ध संरक्षण परियोजना, पूरा लिख देता हूँ, गिद्ध संरक्षण परियोजना। गिद्ध परियोजना कहने क्या मतलब है? गिद्ध संरक्षण परियोजना, संरक्षण परियोजना, ठीक है। स्टार्टिंग में गिद्ध संरक्षण परियोजना किया गया था, इसी कारण से जब पता चला कि कमी आ रही है, तो कहाँ कहाँ पर? एक तो भोपाल में किया गया था, आपके हैदराबाद, भुवनेश्वर, ठीक है, क्या है आपका भुवनेश्वर में
शुरुआत की गई, शुरुआत की गई, की गई, किसकी की गई? गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत कहाँ कहाँ की गई? आपके भोपाल में, हैदराबाद में, भुवनेश्वर में, इन स्थानों पर शुरुआत की गई। और जिनका मूल्य उद्देश्य क्या था? बस वही उद्देश्य है कि गिद्ध की जनसंख्या में आ रही कमी को, ठीक है, जिसकी जनसंख्या की जो है कमी आ रही है उसको बढ़ोतरी करना है, जिसकी जनसंख्या को बढ़ाना है, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या था कि गिद्ध की जनसंख्या को बढ़ाना है, बढ़ाना है। चलिए, कुछ जगहों पर गिद्ध की जनसंख्या बढ़ाने के लिए कुछ और कार्यक्रम लाया गया, कुछ और क्या किया गया है? गिद्ध प्रजनन केंद्र खोले गए, प्रजनन केंद्र, ठीक है। क्या है? गिद्ध प्रजनन केंद्र। वहाँ पर मादा और नर गिद्ध को रखकर उनसे उनका प्रजनन कराया जाता है ताकि भविष्य में गिद्धों की संख्या में वृद्धि होगा, ठीक है। गिद्ध प्रजनन केंद्र आपके कहाँ कहाँ पर रखे गए, कहाँ पर बनाए गए? एक तो पिंजौर में, पिंजौर जैसे हरियाणा, हरियाणा, आपके रानी नामक स्थान में, रानी कहाँ? असम, असम के रानी में। आपके राजभाठा खावा, राजभाट खावा, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल आदि स्थानों पर, ठीक है, केंद्र बनाए गए हैं। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ है? पिंजौर, रानी और रावभाट। यहाँ पर क्या किया गया है? रौभाट खावा, यहाँ पर गिद्धों की प्रजनन के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए गिद्ध प्रजनन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए, तो ये है आपकी कुछ चीज़ें। अब बातें करेंगे नेक्स्ट आपका कौन सा भाई, नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? उसके बाद गिद्ध तो हो गया है, गिद्ध के बाद गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण परियोजना, फिर हिम परियोजना, तेंदुआ कछुआ परियोजना आदि हम बात करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करिए, थोड़ा ब्रेक है। लगातार जो है बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के मैं भी थक जाता हूँ। तो 2 मिनट का ब्रेक है और 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और वापस आने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 2 मिनट का ब्रेक है भाई।
नमस्कार, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है 2 मिनट के ब्रेक के बाद आप सभी का। लगातार जारी हमारे YouTube चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और उसके तहत आप देख पा रहे हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की क्लासेस, ठीक है। और टॉपिक हमारा चल रहा है बायोडायवर्सिटी, और जिसमें हम देख रहे हैं क्या भाई, कुछ परियोजनाएं, जीव जंतु को संरक्षित करने वाले कुछ परियोजनाएं। तो चलिए फिर, ये हम देख चुके हैं, चौथे नंबर की बातें हम कर चुके हैं। गीत 5वें नंबर पर हम बात करेंगे गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण परियोजना, ठीक है। 5वां है आपका गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण, जिसको हम बोलते हैं गंगा रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन। गंगा रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन। चलिए देखिए, अगर हम डॉल्फिन की बात करें, ये गंगा नदी जो है क्या है, डॉल्फिन नहीं भाई, डॉल्फिन है। डॉल्फिन की बात करें तो हमने क्यों कहा कि गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना, ठीक है, क्योंकि ये खासकर कहाँ पाए जाते हैं, गंगा नदी घाटी में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, गंगा नदी में पाए जाने वाले, गंगा नदी में पाए जाते हैं। साथ ही साथ आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी में पाए जाते हैं, ठीक है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी में, मेघना नदी आपका जो है मेघना नदी, साथ ही साथ आपके भूटान में पाए जाते हैं, आपके बांग्लादेश में पाए जाते हैं, बांग्लादेश में पाए जाते हैं, भूटान में पाए जाते हैं, ठीक है। नेपाल में पाए जाते हैं, ठीक है। जो डॉल्फिन है वो गंगा नदी, भूटान यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन खासकर जो पाया जाता है, एक बार जो है शायद पटवारी में क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से डॉल्फिन किस नदी में मिलती है, कहाँ पर मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था 2017 या कुछ समथिंग, जो आपका पटवारी हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन ध्यान आ गया मुझे, तो ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये याद रखिए। और ये जो गंगा नदी में विशेष प्रकार के डॉल्फिन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, डॉल्फिन पाए जाते हैं। और इस डॉल्फिन का जो स्थानीय नाम है, यहाँ पर स्थानीय नाम, जो गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन, स्थानीय नाम उसको संसू के नाम से जाना जाता है। संसू या इसे सुसु भी कहते हैं, ठीक है। संसू या इसको सुसु भी कहते हैं, किसमें, स्थानीय नाम, स्थानीय भाषा में इसको किस नाम से जाना जाता है, विशेष प्रकार के डॉल्फिन पाए जाते हैं गंगा नदी में, उसको हम किस प्रकार से जानते हैं, संसू या सुसु कहते हैं। और इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया गया है, ठीक है। खासकर ये ज़्यादातर गंगा नदी में देखने को मिलता है, और स्थानीय ये जानवर यहाँ का जो है जलीय जानवर है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या रख दिया गया है, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण के नाम पर रखा गया, ठीक है। कि गंगा नदी पर जो विशेष प्रकार के जो है संसु या सुसु या जिसे डॉल्फिन कहा जाता है, उसकी संरक्षण करना, ठीक है। और इसका उद्देश्य हमेशा की तरह, इसका भी उद्देश्य क्या है, सभी का अगर उद्देश्य देखें तो डॉल्फिन का क्या करना है, डॉल्फिन का संरक्षण करना। अगर इनका उद्देश्य देखें, सबका जितना भी हम जीव जंतु हों उनके संरक्षण की बात करें तो जाहिर सी बात है उनका संरक्षण करना ही उनका उद्देश्य है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है,
महत्वपूर्ण फैक्ट या तथ्य, इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट या महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहली बात ये कि 5 अक्टूबर 2009, ठीक है, 5 अक्टूबर 2009, इस दिन क्या किया गया था भाई? 5 अक्टूबर 2009 इस दिन राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। किसको? डॉल्फिन को। क्या किया गया था कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। पहली बातें। दूसरी बातें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे किस में रखा गया भाई? इसे संकटग्रस्त प्रजाति में रखा गया। इसे संकटग्रस्त प्रजाति में क्या किया गया? रखा गया। ठीक है कि भाई ये संकटग्रस्त प्रजाति है, कभी भी विलुप्त होने के कगार में है। ठीक है, हमने कहा था संकटग्रस्त प्रजाति के कुछ आधार माने थे कि इस आधार पर इसको संकटग्रस्त प्रजाति में रखते हैं, 10 वर्षों में इतना जो भी है। ठीक है, तो उसी प्रकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इनको संकटग्रस्त प्रजाति में जो है रखा गया है। ये भी आप याद रखिए। कटल गांव सुल्तानगंज, कटल गांव सुल्तानगंज जो कहां पर है? आपके बिहार में है। ठीक है, इस बिहार के देखिए गंगा नदी आप देखते हैं। ठीक है, गंगा नदी आपके उत्तराखंड गंगोत्री से नीचे उतर के यूपी बिहार करते करते, ठीक है, पटना, बिहार के पटना से होते हुए वो चला जाता है कहाँ पर? फिर वो जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। आप भूगोल में पढ़े होंगे। ठीक है, गंगोत्री से गौमूत्र से गौमुख से, गौमूत्र नहीं, सॉरी, ठीक है, गौमुख से ये निकलती है और निकल कर ये जो यूपी बिहार, उत्तराखंड यूपी बिहार होते हुए वो कहाँ चली जाती है? वो बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो बिहार में ये गमन करती, बिहार में भी देखने को मिलती है। ठीक है, बिहार के पटना से होकर गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो बिहार के स्थान है, ठीक है, कटल गांव सुल्तानगंज बिहार के जो मध्य गंगा क्षेत्र है, मध्य गंगा क्षेत्र, इस मध्य गंगा क्षेत्र में डॉल्फिन संरक्षण हेतु क्या किया गया है? एक अभ्यारण्य बनाया गया। ठीक है, जिसको विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई। मैंने क्या कहा कि कटल गांव सुल्तानगंज जो बिहार के पास पड़ता है, उसके मध्य जो क्षेत्र है, ठीक है, गंगा क्षेत्र के मध्य, वहां पर डॉल्फिन के संरक्षण के लिए क्या बनाया गया है? ठीक है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की जो है स्थापना की गई है इसके संरक्षण के लिए। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको याद रखें। तो 3 फैक्ट हैं, इससे संबंधित 2-3 फैक्ट हैं। एक तो आप डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ये याद रखिए। कब की बात है? ये 2009 को, ठीक है, 2009 को 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है।
ये याद रखिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत से संकटग्रस्त प्रजाति में रखा गया है। फिर बिहार के मध्य गंगा स्थान पर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया है इनके संरक्षण के लिए। तो ये आपको याद रखना है। तो ये 5 हो गए आपके डॉल्फिन से संबंधित, हो गए 6। चलिए आगे बढ़ें। तो ये हो गया आपका। उसके बाद 5 के बाद छठा देखते हैं। छठा क्या है भाई? छठा हम बात करेंगे आपका हिम तेंदुआ परियोजना। क्या है? छठा क्या है? हिम तेंदुआ परियोजना। तो उसको भी चर्चा कर लेते हैं। हिम तेंदुआ परियोजना, ठीक है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ को लेपर्ड के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखिए, यहां पर अगर बात करें तो इसका भी उद्देश्य, सभी का उद्देश्य ही वही है भाई, संरक्षण करना, बस यही है, ठीक है। हिम तेंदुआ को संरक्षण प्रदान करना। क्या करना? संरक्षण प्रदान करना, पहली बातें। दूसरी बातें, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसका स्टार्ट, शुरुआत, इसका आगाज बोल सकते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था 20 जनवरी 2009 को। कब किया गया था? 20 जनवरी 2009 को इसका स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है इससे संबंधित, महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन है? IUCN ने इसको, ठीक है, 1972 में इसको क्या रखा गया है? संकटग्रस्त प्रजाति के तहत रखा गया है। ये आपको याद रखना है। पहली बातें कि IUCN ने 1972 में इसे संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में रखा है, किस श्रेणी में रखा है, ये याद रखना है आपको। पहली बातें, यह कहाँ पाए जाते हैं? यह हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, या हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलता है। हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? यह हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलता है, या मिलता है। आपने खासकर देखे होंगे हिम तेंदुआ, मोई वगैरह हम देखे होंगे, ठीक है। आपको हिम तेंदुआ जो बर्फीला इलाका में, हिमालय क्षेत्र में आपको दिखाया जाता है, वो कारण है क्योंकि इसमें ये पाया जाता है। और इसके संवर्धन विकास के लिए परियोजना लाया गया था, ठीक है। और ये हिमालय के 5 राज्यों में परियोजना स्थापित है, ठीक है। यह परियोजना, ठीक है, 5 हिमालयी राज्यों में स्थापित है। 5 हिमालयी राज्यों में स्थापित है, ठीक है। कौन सी ये जो परियोजना जो है, ये परियोजना कौन से 5 हिमालयी राज्य,
ठीक है। एक तो आपका मैं लिख देता हूं दूसरे कलर में, एक तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, एक तो आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड, आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कुछ पूर्वोत्तर भारत की जो है राज्य भी है, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश, सिक्किम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये 5 राज्यों में क्या किया गया है, इस प्रोजेक्ट को जो है स्थापित किया गया है, किसको, हिम तेंदुआ। तो भाई जहां हिम तेंदुआ पाए जाएंगे वहीं तो प्रोजेक्ट लाया जाएगा ना, तो वहीं पर उसको जो है क्या करना है, संवर्धन करना है। तो 5 हिमालय राज्यों को क्या, 5 हिमालयी राज्यों में इसको क्या किया गया है, ठीक है, स्थापित किया गया है यह परियोजना। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आदि ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए एक और है, इसके तहत एक प्रोजेक्ट और लाया गया था जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट SOS। किस नाम से जानते हैं, और प्रोजेक्ट SOS, प्रोजेक्ट SOS। और SOS का फुल फॉर्म क्या है, सेव आवर स्नो लियोपार्ड, लियोपार्ड। कहने का मतलब है किसको, हिम तेंदुआ को सेव करना है, ठीक है, सेव आवर स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड कहने का मतलब हिम तेंदुआ इंग्लिश में, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा स्नो लेपर्ड, ठीक है। और सेव, SAVE, सेव। तो ये लाया गया है, और ये किसके द्वारा लाया गया है, ये लाया गया है किसके द्वारा, WWF के द्वारा। WWF जैसे कि मैंने कहा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इनके द्वारा क्या किया गया है, इस प्रोजेक्ट को लाया गया है, ठीक है। और जिनका उद्देश्य ही क्या है, उद्देश्य क्या है कि ये हिम तेंदुओं की संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट चलाया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, हिम तेंदुआ के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के लिए, संरक्षण, संवर्धन एवं विकास हेतु, किसके, विकास हेतु क्या किया गया है, ये प्रोजेक्ट लाया गया है। और इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, प्रोजेक्ट SOS, सेव आवर स्नो लेपर्ड, ठीक है। चलिए तो ये हो गए आपके कितने, 6, ठीक है, कितने हो गए भाई, 6 हो गए। फिर नेक्स्ट हम 7वें नंबर पर हम चलेंगे, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 4 बाकी रह गया है, ठीक है। लगभग हम 10 का मान के चले थे कि हमें क्या पढ़ना है, लगभग 10 परियोजना हमें पढ़नी है। तो ये कितने हो गए आपके, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, हुंगल परियोजना, गिद्ध परियोजना, गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना, हिम तेंदुआ। बच गया क्या, समुद्री कछुआ परियोजना, मगरमच्छ परियोजना, गैंडा संरक्षण परियोजना, गिर सिंह परियोजना, ये आदि बच गए हैं। और इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। और भी जो बाकी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल नहीं हो सकता। अभी तो ये है आधा घंटा का यही क्लास लगेगा, चलेगा, जो भी आपका जो परियोजना है अभी आधा घंटा और चलेगा, 4 परियोजना है उसका। फिर कुछ जैव विविधता संरक्षण हेतु तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए थे, ठीक है। जैसे हम जानते हैं पृथ्वी सम्मेलन है, काटा जैव परियोजना है, नगोरा सम्मेलन है, एल्ची जो लक्ष्य है, ये सारे क्या है वो हम बातें करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब बोल सकते हैं 1 क्लास या 2 क्लास में भी, एक क्लास जो बाकी परियोजना है वो, और ये
मिला के फिर एक क्लास वो हो जाएगा। तो ये ख़त्म हो जाएगा अगले क्लास में, और अगले क्लास में ख़त्म होने के बाद हम जो बातें करेंगे वो किस पर करेंगे भाई, हम बातें करेंगे जलवायु परिवर्तन पर। ठीक है, क्या है जलवायु परिवर्तन, या जिसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। क्या है जलवायु परिवर्तन, क्या है क्लाइमेट चेंज, हम इस पर नज़र डालेंगे लेकिन ये ख़त्म होने के बाद। तो बायोडाइवर्सिटी का आज कौन सा भाग था, आज कौन सा पार्ट था, आज था नंबर 4, और नंबर 5 में आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 5 बायोडाइवर्सिटी का लाएंगे, तब हम उस पर अगले मुद्दे पर बातें करें, तब आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा फिनिश हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आगे की बातें करेंगे। धन्यवाद।